हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका PYQ क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलते हैं। पहला है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? तो पहला है लेव वाइगोस्की, दूसरा जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इवन पावलोव। तो किसने प्रस्तावित किया कि बच्चे का मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो पहला है, भाषा विचार निर्धारित करती है। दूसरा है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। तीसरा है, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है, सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा, सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। तो छात्रों का सामाजिक संदर्भ होता है, तो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? तो नहीं पूछा है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला है संगीतमय बुद्धि, दूसरा है भाषाई बुद्धि, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। तो हावर्ड गार्डनर ने संगीतमय बुद्धि दिया था, और भाषाई बुद्धि और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, और जो नहीं दिया था वह है व्यवहारिक बुद्धि। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में अंक पाने वाले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। दूसरा है, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। तो केवल जहाँ आए वहाँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और दंड देना ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना। दूसरा है, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बिना कोई प्रतिपुष्टि दिए त्रुटियां करने पर अंक कम कर देना।
चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी की त्रुटियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। तो विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संकेत और इशारे देकर बच्चों को अपनी त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा है प्रतिपादित किया कि संरचनात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। दूसरा है बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्व उल्लेख किया गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो पहला है इनाम व सजा का प्रयोग। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा। तीसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। तो कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य में त्रुटियों को दूसरों के सक्षम उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छता दर्शाती है। दूसरा है आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। तीसरा है अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो बच्चों के कार्य में त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। दूसरा है पाठ की सुविधा ना दें। तीसरा है अधिगम को मध्यस्थ ना करें। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीखने के स्थानांतरण में मददगार ना हो। तो निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? तो पहला है अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? दूसरा है नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 द्वारा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है? तीसरा है भारत में कितने राज्य हैं? चौथा ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतम संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अभी सीखे गए संप्रत्ययों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें। दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। तीसरा है विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। जहाँ देखिए विषय वस्तु को रटवाने की बात हो वहाँ तो तुरंत ही काट दीजिए, आपका गलत हो जाएगा। और केवल मौखिक रूप से जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें, और जहाँ केवल होगा
तो वहाँ भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। बच्चों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करे और अवसर दे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो पहला है, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है, अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। तीसरा है, मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? पहला है मूलभूत विचार, दूसरा है अस्पष्टता को स्वीकार कर, तीसरा है अभिसारी सोच, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सोच में लचीलापन। सृजनात्मक सोच निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभिसारी सोच, जो नहीं पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक। दूसरा है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के विकास का सोपान का सही सिद्धांत वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा संवेदी गामक, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो संरचनात्मकवाद, दूसरा है सामाजिक संरचनावाद, तीसरा है अवलोकन अधिगम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मानववादी अधिगम। तो कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि उसके घर में बर्ताव किया जाता है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्त्री प्रदान करने चाहिए? तो बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा है मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको कल्पना करने में अवसर मिले, तीसरा है बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य देने चाहिए। तो जब वह दृष्टिबाधित बच्चा है तो ब्लैक बोर्ड पर कार्य करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए, तो दृश्य प्रदर्शन अगर दृष्टिबाधिता को देंगे तो वो भी नहीं काम करेगा क्योंकि वो देख नहीं सकता है, तो इसलिए उसे मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको कल्पना करने में अवसर मिले। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो बताइएगा। पहला है विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। दूसरा है विद्यार्थी का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह से बाहरी इनाम पर निर्भर है। तीसरा है वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो ही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान कैसा होता है? तो शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। तीसरा है शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरक्षित होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है। एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरक्षित होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वागेस्की के इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? तो बुद्धि, समीपद विकास का क्षेत्र, पाठ, समायोजन। एक बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? तो लेव वागेस्की ने इसके बीच का संबंध कैसे संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समीपद विकास का क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी। दूसरा है कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका। तीसरा है प्रतिभाशाली। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सौलीन। तो सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। तो इस योग्यता के आधार पर उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो एक केक कैसे तैयार किया जाता है? दूसरा है उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें? तीसरा है आयतन की गणना का सूत्र क्या है? चौथा ऑप्शन हो जाएगा गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। तो कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य को पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा आयतन की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका तीसरा आंसर